तो सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आशा है कि सब लोग ठीक होंगे और गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। जैसे कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि हमने पहले जाना कि क्या होता है हमारा ऑटिज्म, ऑटिज्म कैसे कैसे बढ़ता है, लेकिन बच्चों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें कैसे होती हैं, उनके माँ बाप को क्या दिक्कत होती है, हमें क्या सावधान रखनी है, क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, ये सब हमने पहले जाना था। इसी को आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए, गुरु जी को प्रेम नमन करते हुए और उनके चरणों में वंदन करते हुए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमें समझ आएगा वो आपकी कृपा से आएगा, हमें वैसे कुछ नहीं आता। चलिए, जय गुरु जी, जय निरथेरेपी। ओम श्री परमहंसाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। धन्य ढूंढ लिया देश है ये, सद्गुरु नगर सुजान। अनुपम छवि सद्गुरु की, दर्शन से हो कल्याण। अर्थात सद्गुरु की छवि देखने से, सद्गुरु की मूर्त अर्थात फोटो देख लेने से, उनका तस्वीर देख लेने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जगह जगह जहाँ भी हम उपचार करें वहां पर गुरु जी की फोटो अवश्य लगाएं। पेशेंट भी देखेगा, पेशेंट भी निहाल हो जाएगा, उसका भी कल्याण होगा, क्योंकि गुरु के सुमिरन मात्र से ही, उसको देखने से, याद करने से ही अनेकों विघ्न का नाश होता है। इसीलिए हमेशा अपने गुरु का, अपने ईष्ट का, जिसको भी हम मानते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हो, जिस पर हमारी श्रद्धा आस्था है, इसको हमेशा प्यार की निगाहों से देखें, इस तरह देखें कि बार बार देखें, लगातार देखें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि तुम भी देखो, अपना भी कल्याण करो, तुम्हारा तो हो ही रहा है, हम भी करेंगे दूसरों का। इसी के साथ आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमने पिछली पिछली बार बात की थी कि ऑटिस्टिक बच्चे को पहले दिन क्या ट्रीटमेंट देना है, जब वो आए तो हम क्या करें, क्या क्वेश्चंस पूछे उनसे, क्या सावधानी रखें, तो सब हमने बात की थी कि हम जब ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं वो तब की बात थी। लेकिन एक बात जो हमें बतानी चाहिए पेशेंट के, यानी कि बच्चे के माँ बाप को, उसके पेरेंट्स को, उसके गार्जियन को, कि इस ट्रीटमेंट में बच्चा अगर ऑटिस्टिक है, सीपी चाइल्ड जैसा भी है, वो कम से कम लंबे समय लगेगा उसको। वो कहें कि हम महीने भर में, 2 महीने में ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बात हाथ में हमारे भी नहीं है, क्योंकि वो तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा, उसका शरीर कैसा है, सब कुछ कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसका रिजल्ट कब आएगा। तो ये बात हमें पहले समझानी होगी पेशेंट के, यानी बच्चे के गार्डियंस को, उसके घर वालों को, कि भाई कम से कम 6 महीना, साल आप मान के चलो, कम से कम इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। और इस टाइम तक आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, वो चेंजेस दिखने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि शुरू में शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कई बार क्या होता है कि एक ही ट्रीटमेंट को हमें बार बार देना पड़ता है बच्चे को। अगर मान लीजिए हम उसको न्यूट्रल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन दे के हमने उसको कम आगे चेंज कर दिया, उसको रिजल्ट पाया, उसको चेंजेस आया सिम्टम्स में, तो बात अलग है। लेकिन जब हमने एक ट्रीटमेंट चालू किया, न्यूट्रल ट्रीटमेंट जैसा जो बिल्कुल बेसिक है, उसको कम से कम तो हम महीने भर तो चलाएंगे ही चलाएंगे, क्योंकि एक जो बार जो हम बिल्डिंग ब्लॉक खड़ी करेंगे, ईंटें खड़ी करेंगे, उसको खड़े करने में समय चाहिए। इसीलिए ध्यान रखें कि ऐसे बच्चों में एकदम से ट्रीटमेंट कभी बदला नहीं जाता, सिम्टम बदलने में भी टाइम लगता है। सिम्टम जब बिल्कुल बदल जाते हैं, बच्चे में ये दिक्कत थी, हाइपर एक्टिविटी थी, लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो कि हमने हाइपर एक्टिविटी एक ट्रीटमेंट दिया, उससे कम हो गई, लेकिन दूसरे ट्रीटमेंट जो हमने सोचा कि अब तो खत्म हो गया हाइपर एक्टिविटी, हम बदल देंगे, पता चलेगा कि जैसे ट्रीटमेंट बदला वैसे ही हाइपर एक्टिविटी चालू हो गई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक दिन दिया तो उसके टाइम उसको रिलीफ आ जाएगा। हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखिए बच्चे को, घर पर कैसा है, वो ट्रीटमेंट जब ले रहा है तब कैसा है, ट्रीटमेंट देने के बाद कैसा हुआ, इन सब ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ट्रीटमेंट चेंज होना चाहिए हमेशा। कभी ऐसा नहीं कि अभी दिया और अभी हमने चेंज कर दिया। हर चीज़ को हमें ध्यान से चेंज करना चाहिए और हर एक छोटे से छोटे पहलू का भी ध्यान रखना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट, ये फॉर्मूला, इनसे आजकल ऐसे बच्चों पर अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो ट्रीटमेंट होंगे ये सब कंडीशन के अकॉर्डिंग होंगे, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होंगे। सब बच्चे को सिम्टम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हर बच्चे की हिस्ट्री अलग मिलेगी। इसीलिए हर हिस्ट्री के हिसाब से, हर कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट हमेशा बदला जाना चाहिए। अगर वो उसको सूट बैठता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस हैं तो पहले उसकी हिस्ट्री लें, फिर उसके बाद ही ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाए। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बच्चों में बीच में ही ट्रीटमेंट का रिजल्ट स्लो हो जाता है। इसके कारण कई बार इस चीज में समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट स्लो क्यों हो गया। एक बार हम ट्रीटमेंट देखने से पहले गुरुजी ने क्या बताया अपने वेद में, उस पर एक बार नजर मारें और जाने के ट्रीटमेंट कैसे देना है और ये चीज होती क्या है। और एक बार ये भी जानेंगे कि फिट्स में क्या देना चाहिए, फिट्स होते क्या है। तो एलिमेंट्री वेद भाग 5, यानी कि जो क्वेश्चन बैंक है उसका ये की पार्ट है।
कि निम्न शब्दों में समझें। सेरिब्रल पाल्सी, स्पास्टिसिटी, एपिलेप्सी, फिट्स, मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, इन सब में संबंध क्या है? हम शुरू के कुछ भाग देखेंगे अभी। ये सब विभिन्न प्रकार के ब्रेन की बीमारियां हैं, जिसका पता अक्सर जन्म के कुछ महीने बाद ही चलता है। पालसी का अर्थ है पैरालिसिस, यानी अंगों के हलचल को कंट्रोल नहीं कर पाना, या सेंसेशन यानी संवेदना का नहीं होना। अगर किसी कारणवश सेरिब्रम यानी कि एक ब्रेन का भाव होता है सेरिब्रम को कुछ देर तक रक्त ना मिले तो उसे कुछ सेल्स मर जाएंगे और वह ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। इसके कारण ऐसे बच्चे के चलना मुश्किल हो जाएगा, ना बैठना या अंगों को हलचल करना अपने आप नहीं कर पाएंगे। उसे सेरिब्रल पाल्सी जैसी बीमारी होगी। इसका नाम सीपी भी कहते हैं, इससे हम कहेंगे सीपी चाइल्ड। ऐसे बच्चे सर लेटी अवस्था में ही रहते हैं और माँ बाप को उन्हें उठाकर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। ऐसे बच्चों में ब्रेन के सीटी स्कैन में इस्केमिक चेंजेस इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स या व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन लिखा आएगा। ये शब्द जानने इसलिए जरूरी है कि हम कभी इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है। एटलीस्ट हमें कुछ तो समझ आए कि हाँ, अगर ये शब्द लिखा है इससे इसका संबंध होगा। जरूरी नहीं है हमें ऑन द स्पॉट पता चल जाए। कई बार पैरामीटर्स होते हैं ऐसे, तो शब्द उसमें ऐसे लिखे मिल जाएंगे तो हमें नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन फिर भी इसके में क्या होता है, यानी कि वहां पे उस जगह पर ब्लड का फ्लो पूरी तरह ठीक नहीं है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ब्रेन का एक भाग है। तो ये सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत पता हो, नाम पता हो, पहचान पता हो उसकी, तो पता रहेगा कि ये इससे संबंधित है तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। कम से कम पेशेंट के सामने हम उसको कुछ बता पाए, हम अपने प्रेजेंटेशन ठीक से दे पाए। ये अधिकांश प्रीमेच्योर बेबी या हाइपोक्सिया यानी कि ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण होता है, लेकिन हमेशा नहीं। फिर आता है स्पास्टिसिटी। इसका मतलब है शरीर की उस स्थिति जिसमें हाथ पैर इत्यादि अंगों का असाधारण रूप से कड़क ही रहते हैं, ढीले होते ही नहीं है। कई बार आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें एल्कली बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, और उनकी स्किन जब देखेंगे तो बहुत हार्ड होती है, दबाने पर भी वो ठीक से दबती नहीं है। ये ब्रेन के अपर मोटर न्यूरॉन्स में लेजेंस यानी कि घाव जैसा होने के कारण होता है। गुरु जी की खोज है कि रक्त में एल्कली बढ़ना इसका एक मुख्य कारण है। यानी कि जब हम कहेंगे कि लिवर जीरो का दर्द है आसान भाषा में, यानी कि एल्कली बढ़ी हुई है बॉडी में, तब ये चीज देखने को मिलती है। फिर आता है फिट्स। का मतलब है झटके के दौरे। फिट्स हलचल को कहते हैं जब हाथ पैर के मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से यानी कि अपने आप हो रहा है वो। अगर फिट्स आ रहा है तो ऐसे हाथ हिले जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर से हाथ हिले जा रहा है, हाथ पैर हिले जा रहे हैं, कुछ कुछ का कंट्रोल नहीं है, और कई बार पेशेंट इसमें अनकॉन्शियस हो जाता है। कई बार देखेंगे बच्चे की आंखें ऊपर को चढ़ जाएंगी, वो हाथ पैर हिलाता रहेगा, और आमतौर पर क्या होता है, ये 1 या 2 मिनट में ये अपने आप ही क्लोज हो जाता है। इसको मांसपेशियों का अनैच्छिक रूप से हिलना, बारी बारी से सिकोड़ते रहना, यानी कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन लगातार तेज तेज होगा, बच्चे को पता नहीं चलेगा। ये कई बार होता है कि बच्चे को पहले पता चल जाता है। अगर बच्चा थोड़ा ग्रोन अप है, वो बोलेगा कि हाँ मेरे को फिट्स आने वाला है या दौरा आने वाला है अभी। ये अचानक एवं कुछ समय के लिए बार बार आते हैं। फिट्स अधिकांश एपिलेप्सी नामक ब्रेन की बीमारी में पाया जाता है, लेकिन नॉर्मल व्यक्तियों में भी बच्चों में अन्य कारणों से फिट्स आते हैं। यानी कि गुरुजी ने क्या क्या बताया इसमें? शुगर, कैल्शियम, नमक, या यानी सोडियम। सोडियम के 2 ADR देते हैं सोडियम के लिए, वो सोडियम, अमोनिया, क्लोराइड, पोटेशियम, ये एल्कली बड़े होने से ये फिट्स की दिक्कत होती है। बच्चों में फिट्स आने के कारण हाई फीवर यानी बहुत तेज बुखार, मलेरिया, मेनिंजाइटिस, कोई भी तीव्र इन्फेक्शन के कारण, रिकेट्स जो कैल्शियम की कमी से आती है, न्यूट्रिशन यानी पोषण तत्व की कमी, कि अगर उसकी माँ को टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी हुआ है तो, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ के खून में कोई टॉक्सिक यानी जहरीला कीटाणु ने अटैक किया हो तो उससे बच्चे को फिट्स आ सकते हैं। और एक ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आजकल टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं, ये कई जगह देखा गया, कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो बताती हैं कि वैक्सीन के कारण भी बच्चों में दिक्कत आती है। तो इसका भी हमें पता होना चाहिए कि इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। फीवर के साथ जो झटके आते हैं उसे फिब्रिल कन्वर्जेंस कहते हैं। जो फिट्स फीवर के बगैर ही आते हैं उन्हें ए फिब्रिल कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जन पहले नाम बोले जाता था, अभी भी बोलते हैं, लेकिन आजकल फिट्स नाम ज्यादा प्रचलित है लोगों में। फिट्स के लिए न्यूरोथेरेपी उपचार। अगर बच्चे को फिट्स आए तो हम क्या कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट में निम्न चीजों का एक बार टेस्ट हो, पता लग जाए कि ये चीज बढ़ी हुई है। गुरु जी ने क्या बताया उसमें? 7 चीजें बताई हैं टेस्ट होने के लिए: शुगर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, पीएच ऑफ आर्टरी ब्लड यानी कि पीएच ऑफ ब्लड, अमोनिया एंड क्लोराइड। रक्त के पीएच को पता लगाने के लिए पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के नाम से लिखा जाता है। अगर नींद में फिट्स आते हैं, जैसे गुरु जी ने बताया, हम जानते भी हैं, वेलमुडला देते हैं। एपिलेप्सी की बीमारी में कुछ क्षणों के लिए ब्रेन के कई भागों में इलेक्ट्रिकल वेव्स इतने तीव्र हो जाते हैं कि वे सारे दिमाग में फैल जाते हैं।
इसके कारण ही शरीर के कई सारे अंग एक साथ अनचाहे रूप से जोर जोर से अकड़ने लगते हैं, जिस पर रोगी काबू नहीं कर पाता। 12 मेडुला देने से फिट्स पर दो प्रकार का असर आता है। एक ये है कि फिट्स की फ्रिक्वेंसी कम होती है, यानी दो दौरों के बीच के समय बढ़ जाते हैं। यानी कि हम कहें, इस पेशेंट कई बार बोलेगा कि मेरे को दिन में 2 बार दौरे आते हैं। एक तो सुबह आता है, एक बार दौरा अब आएगा और 5 मिनट बाद फिर आ जाएगा। ये आधे घंटे बाद आए, ये आधे दिन के बाद आए। लेकिन क्या हो सकता है, अगर मैंने 12 मिनट वाला दिया, हो सकता है उसको दौरा आज ही ना आके सेकंड दौरा कल आ जाए, परसों आ जाए। इस तरह से इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। दूसरा ये है कि फिट्स की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। फिट्स के दुष्प्रभाव के कारण रोगी को पहले जो कमजोरी महसूस होती थी वह नहीं होती। इसके ऊपर गुरुजी ने बहुत सोच विचार किया और किताबों में गहन अध्ययन से पाया, ब्रेन के अन्य सभी भागों पर सेल्स के 6 परतें हैं, जबकि हिपोकैम्पस नामक भाग में सेल के 3 ही परत हैं। तो शायद इसी कारण वह इन इलेक्ट्रिक वेव्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि 12 मोडुला देकर हम फिट्स को कंट्रोल कर पाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 12 मोडुला से हम हिपोकैम्पस को उकसा रहे हों? तो ये भी पॉसिबिलिटी है जो गुरुजी ने बताई है, कि हम 12 मोडुला देकर हिपोकैम्पस नामक भाग को उकसा रहे हैं। अधिकांश लोगों में शुगर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि की कमी से ही फिट्स आते हैं। इसके लिए गुरुजी ने एक एक क्लासिकल ट्रीटमेंट बनाया है, जो हर प्रकार के बच्चे को बताया कि हम दे सकते हैं। 20 मोडुला इंटू 2, 12 मोडुला इंटू 2, 8 मोडुला इंटू 2, 2 मोडुला इंटू 2 ट्रीटमेंट। साथ में 1 गैस ओनली, 1 गैस आई, 6 6 पॉइंट, 20 बैक ऑफ नी। फिर मल्टीविटामिन में 1 फिट 2 पैरा, 3 गोल 7 लीवर, 8 लेफ्ट पार्को, 2 एडीआर। ये सभी उपचार सभी फिट्स के पेशेंट को लाभ देते हैं। इसमें हर एक पॉइंट इसलिए दिया गया है, ये समझें। 20 मोडुला डोपामिन के लिए, 8 मोडुला सेरोटोनिन, 2 मोडुला गाबा। ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं अंगों के अनचाहे हलचल को रोकते हैं। 1 गैस ओनली 6 पॉइंट पेट को उकसाती है, ताकि HCl या इंट्रिंसिक फैक्टर इत्यादि ठीक से बने और प्रोटीन का पाचन ठीक से हो। 1 गैस आई 6 पॉइंट अंतड़ियों के नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन्स को उकसाने के लिए। 20 बैक ऑफ नी, ये सेरोटोनिन के लिए है, जिससे नींद अच्छी आती है। 1 पिट ब्लड शुगर बढ़ाएगा। 2 एडीआर एल्डोस्टेरोन द्वारा सोडियम को रोकेगा, जिससे सोडियम बढ़ेगा। 2 पारा वैसोप्रेसिन के लिए, वैसोप्रेसिन पानी को रोकेगा तो नमक भी बाहर नहीं जाएगा। अगर पेशेंट को कैल्शियम की कमी हो तो 2 पारा ना देकर 4 पारा देंगे। फिर आता है भाग 4 में से एपिलेप्सी और फिट्स के सेक्शन में। फिट आने के बहुत कारण है। शुगर कम होना, सोडियम बढ़ने से, पोटेशियम के कम होने से, एल्कली का बढ़ना, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल वेव का गड़बड़ होना। इसमें गुरुजी ने जो छोटे मोटे और बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट, छोटे ट्रीटमेंट से बड़ा लाभ, यानी कि सिंपल ट्रीटमेंट और बहुत ही हाई रिजल्ट जो ट्रीटमेंट है। लेकिन ये ट्रीटमेंट तभी देने हैं तो हमें उसका पूरा एक सिम्टम दिखे, पूरी कंडीशन दिखे देने के लिए। पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर शुगर और नमक दोनों ही कमी हो तो 1 पिट 3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट फॉर कूट 2 एडीआर, जैसे हमने देखा पहले। और एल्कली बहुत अधिक बढ़ी हुई हो, लेकिन इससे पहले हमें गैस ओनली का दर्द भी निकालना है। तो इसमें अगर एल्कली ज़्यादा बढ़ी हो और गैस ओनली देने के बाद भी वो ठीक ना हो, 3 गोल 7 लीवर 7 लीवर 0 8 चेस्ट ओनली, जो हमारा एल्कली ट्रीटमेंट है। फिर तीसरे में क्या बताया उन्होंने, इस वजह से और फिट आ सकते हैं। अगर मेनिंजाइटिस हुआ हो, 3 नंबर का वेंट्रिकल बंद होने के कारण फिट आते हैं। इसके लिए एमेप्रिन टू ओपन वेंट्रिकल नंबर 3। इसमें एक और बात हम कहेंगे कि हर बच्चे में हम कहेंगे एमेप्रिन देकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। कई बार क्या सवाल आता है कि एमेप्रिन देने से तो जो ब्रेन है वहाँ ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एमेप्रिन देने से ही बढ़े। हम जो अन्य ट्रीटमेंट देंगे उससे भी तो बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में एमेप्रिन देने से ही रिजल्ट आए। आज के टाइम में हर बच्चे के लिए ट्रीटमेंट बदलता जा रहा है, क्योंकि वे हर व्यक्ति का शरीर अलग है, उनकी आदतें अलग अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो हर चीज़ अलग देखते हुए ही अलग ट्रीटमेंट बनाया जाना चाहिए। ऑन द स्पॉट बने तो और ज़्यादा बढ़िया है। अगर हमें इसका समझ आ जाए कि यही दिक्कत है, तो उसके कहने ही क्या है। इस हिसाब से हमें हर चीज़ को ध्यान में रखकर ही ट्रीटमेंट देना है। सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट सब में काम करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर ट्रीटमेंट हमारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी ब्रेन का इफेक्ट करेगा करेगा। तो इसके बाद अगर हम देखें तो फिट्स वाले बच्चों में जो हमने आजकल देखे, सच जो रिजल्ट जो आ रही है, जो विपिन जी ने बताया कई बार, फिट्स वाले बच्चों में आजकल एक और बहुत ही अच्छा उपचार देखा गया है, कि जिन बच्चों को फिट्स भी आते हैं, खासकर ऐसे बच्चे जिनका लीवर प्रोफाइल ठीक ना हो, SGOT, SGPT और खासकर एल्काइन फोस्फेटेस बढ़ा हुआ हो, ऐसे बच्चों में 10 पेन 8 वाइट पार्क देने से फिट्स उसी समय बंद हो जाते हैं। कई बच्चों में ऐसा ट्राई किया गया, कई बच्चों मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों में, लेकिन जितने बच्चे आए, 5 बच्चे 6 बच्चे 10 बच्चे, उन सब में जब ये ट्राई किया गया
तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हर ट्रीटमेंट के लिए कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन जब मिलेगी तभी वो ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाएगा और उसका रिजल्ट हम देख पाएंगे। कई बच्चों में इसी उपचार से फिट्स आने बहुत कम हो गए, उसी दिन कम हो गए। फिर आगे देखेंगे। साथ में इस साथ में ट्रीटमेंट इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बच्चों की हिस्ट्री क्या है और रूट कॉज किस तरफ इशारा कर रहा है। रूट कॉज कहता है कि इसको इन्फेक्शन की दिक्कत रही है तो ट्रीटमेंट अलग है। माँ को कोई और दिक्कत रही है तो ट्रीटमेंट अलग है। कोई साइड इफेक्ट है तो ट्रीटमेंट अलग है। उस ट्रीटमेंट के साथ साथ फिर दूसरा ट्रीटमेंट देना चाहिए, कि एक ट्रीटमेंट जब दूसरे को संभालेगा तभी हम आगे एक चीज को ठीक कर पाएंगे। यदि उसकी जांच भी हमारे पास हो तो ऐसे में बेहतर रिजल्ट देखे जा सकते हैं। और आगे आता है बच्चों को यदि हम एन और न्यूट्रल भी लगातार देते रहें, ये बच्चों के घर वाले इन उपचारों को सीख कर घर पर ये ट्रीटमेंट देते रहें, तो भी बच्चों में बहुत अच्छा फर्क आएगा और आता भी है। कि अगर हमने देखा है कि बच्चे के घर वाले अगर एन भी सीख लें, एन विदाउट पेन भी सीख लें, तो भी बच्चा लगभग महीने भर में बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चे के घर वाले ट्रीटमेंट को सीखें और उसको घर पर भी दें। घर पर देंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, उनके लिए ये तकनीकी फायदा है ये। क्योंकि कई बार पेशेंट के घर वाले, बच्चे के घर वाले लापरवाही कर जाते हैं कि ये सब कुछ तो यही करेगा, हम क्यों करें कुछ भी, हम तो पैसा दे रहे हैं। और वो ये नहीं समझते कि वो पैसा दे रहे हैं लेकिन काम तो उनके बच्चे के लिए किया जा रहा है ना। उनको भी सहयोग करना पड़ेगा। इतना अच्छा वो ट्रीटमेंट सीख लेंगे, इतना अच्छा ट्रीटमेंट वो देंगे, उससे बच्चे को जल्दी रिजल्ट आएगा और उनके लिए ही अच्छा होगा। तो आगे आता है, जिन बच्चों में तीव्र कब्जी हो उन्हें गैस ही तो देते ही हैं, लेकिन साथ में कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यदि उनकी हिस्ट्री भी रही है, उसको कब्जी थी पहले, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। कई बार पेट साफ ना होने से भी बच्चे को अनईजी फील होता है, वो चिड़चिड़ा रहेगा, क्योंकि पेट नॉर्मल आदमी का भी खराब होगा तो वो खुद भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। कई बार आप देखेंगे कि जिन लोगों का पेट साफ नहीं होगा, गैस बनेगी, उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन एक्सेस है। ब्लड ब्रेन एक्सेस है तो जो पेट में दिक्कत है वो सर में दिक्कत आ जाती है। अगर पेट में गैस बन रही है, दर्द है, तो वो खुद ही परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़ हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे। देखो कई बार कि कोई बंदा खाना ना खाएगा तो तब भी गुस्सा आ जाता है। खाना नहीं खाया तो गुस्सा करने लग गया, चिड़चिड़ापन आ गया। तो बच्चे में भी वो चीज होती है कि अगर उसको पेट में कोई दिक्कत है, चुभन भी है, अनईजी लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ है, तो भी वो वहां पर अनईजी होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसकी समस्या को समझकर अगर हम अपने ट्रीटमेंट में इसको कुछ बदलाव करके देंगे, उसमें बहुत ही अच्छा रिलीफ ला सकते हैं। बात सारी आती है कि हम उसकी दिक्कत को पहचाने और जाने कि इसको यही दिक्कत है इसलिए चिड़चिड़ा है ये। कई बार क्या होता है, दिक्कत उसको कुछ और होती है लेकिन हम समझते कुछ और हैं। इस चीज को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर एक और चीज देखी गई है, फिर जिन बच्चों को निमोनिया की हिस्ट्री रही है, जिन बच्चों को जन्म से निमोनिया हुआ या जन्म के बाद कुछ टाइम के लिए निमोनिया रहा, लेकिन अभी वो ठीक है, घर वाले कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, लेकिन फिर भी हमें वो ट्रीटमेंट अप्लाई करना चाहिए। चाहे हम कुछ समय के बाद दें, लेकिन वो ट्रीटमेंट जो हम अप्लाई करेंगे, उसके जो इम्प्रेशन है, उसकी जो छाप छोड़ी हुई है, उसको हम कवर कर पाएंगे। उसमें एडी के यानी कि हमारा एंजियोटेंसिन 4 नंबर 2, डोपामीन यानी कि 20 मोडोलेंटो 2, किडनी क्लियर यानी कि 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0, 4 चेस्ट ओनली 10 राउंड एरो जब देंगे तो बच्चे में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसको देने से बहुत लाभ होता है, ऐसे बच्चों में रिजल्ट आना बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इससे हमारे को मतलब नहीं है कि उसको 6 साल पहले था, 10 साल पहले था, लेकिन रहा था, उस कहीं ना कहीं इंप्रेशन छोड़ के गया होगा वो। एक बुखार भी आता है ना तो बंदे की हड्डी तोड़ के आता है वो पहले तो। आजकल इतना बुखार चल रहा है, इतना फ्लू फैला हुआ है, लोगों में इन्फेक्शन फैला हुआ है, कि जब वो आया 2 दिन के लिए ही है, लेकिन उसने ऐसी कमर तोड़ के रखी बंदे की कि उसको 2 दिन तक भी उसकी असर रहता है। इतनी जब बच्चे को इतनी दिक्कतें होंगी, कैसे ही नहीं उसमें असर रहेगा, एक छाप छोड़ के जाएगा हर बीमारी अपनी। ऐसा क्या ही पद्धति कहती है, हमारा भी ये देखना है। अगर बीमारी हुई है कुछ भी, तो वो छाप तो अपनी छोड़ के जाएगा ही। चाहे बचपन में हुई हो, चाहे 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब भी हुई हो। लेकिन हमें उस चीज को खत्म करना जरूरी है, टेंडेंसी को खत्म करना जरूरी है। आजकल सिंपल ट्रीटमेंट के साथ ही 20 मेडुला, 12 मेडुला, 8 मेडुला या 2 मेडुला देने से फिट्स वाले बच्चों को आराम आता है। क्या अगर हम न्यूट्रल या नॉर्मली क्यों ना दे रहे हैं, तो शुरू में दे दिया। इतना देने से भी बच्चों में लाभ आने लगता है, जिनको फिट्स आते हैं नॉर्मली, ऐसा बच्चों की बात। और एक बहुत ही एक नई तरह जो है विपिन सर की, वो ये है कि कुछ समय पहले एक नवीनतम उपचार एक हाइपर एक्टिव बच्चों को दिया गया, जिससे वह बच्चा उसी समय शांत हो गया और वहीं सो गया। एक बच्चा था जो बहुत हाइपर एक्टिव था, जो बहुत ही गुस्से में रहता था, सोता नहीं था, उसको जब एक अलग ट्रीटमेंट था बिल्कुल, जो कि था 11 मेडुला इंटू 1, 9 मेडुला इंटू 1, 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6, 1 गॉल 4 लीवर इंटू 1,
फिर 3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट फॉर को, इस बच्चे को फिट्स नहीं थे, सिर्फ हाइपर एक्टिव था ये। लेकिन WD देने से भी शांत नहीं हो रहा था, वेटरनिंग कॉल देने से भी शांत नहीं था, 40 सेकंड देने से भी शांत नहीं था। लेकिन जब गुरु जी की कृपा से ये ट्रीटमेंट दिया गया तो बच्चे उसी समय शांत हुआ और वहीं पर सो गया। उसके बाद उसको हाइपर एक्टिविटी होनी बहुत ही कम हो गई। देखें तो गुरु जी की इतनी कृपा है कि ऐसे ट्रीटमेंट जो हम सोच भी सकते हैं, सोच भी नहीं सकते कि 11 मेडुला देने से भी कुछ फर्क पड़ेगा या 9 मेडुला देने से फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, गुरु जी की कृपा है कि इस ट्रीटमेंट से भी बच्चे में फर्क पड़ा और इस पर अधिक शोध जारी है। इसको दिखाने का उद्देश्य क्या है, ताकि सबको पता लगे कि हाँ, ऐसा ट्रीटमेंट भी हमारे पास, कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे पास। कई बार लोग कहते हैं कि इतना ही ट्रीटमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रीटमेंट बहुत है। एक ही ट्रीटमेंट कई जगह कार्य करता है, उसको बस जानने और परखने की जरूरत है। और एक और उपचार, जो लोग महाकुंभ में आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि महाकुंभ में एक लड़की थी, शायद 10 या 12 साल की होगी, जिसको एक बड़ी ही अजीब बीमारी थी। वो जब पैदा हुई थी तो शुरू से ही वो वीक थी और चल नहीं पाती थी। जब वह फर्स्ट डे आई थी तो उसे काफी फर्क पड़ा था, फर्स्ट डे के एक ही ट्रीटमेंट में, जो कि अलग ट्रीटमेंट था, उसकी बात हम नहीं कर रहे अभी। और वो विदाउट सपोर्ट चलने लगी थी पहले दिन के बाद ही, खुद बैठने लगी थी, खुद उठने लगी थी, खुद ही पानी मांगने लगी थी। बाद में उन्हें सिम्टम ही था उनका एक ही, लेकिन बाद में जब इसका देखा गया तो बाद में उन्हें लेफ्ट हाथ पीछे ले जाने में दिक्कत थी, कि ये वाला हाथ जो था वो पीछे की तरफ जाता नहीं था। दर्द था या उसको अकड़न थी जो भी थी, वो कमर कुछ में टेढ़ापन था, स्coliosis टाइप कुछ दिक्कत थी। जिसके लिए विपिन सर ने एक नीमन ट्रीटमेंट बनाया, जो कि देखने में बड़ा आसान है। लेकिन वो ट्रीटमेंट देने के बाद बच्चे का हाथ पीछे भी जाने लगा। उसके कमर का टेढ़ापन जो था वो कुछ कम हुआ दिखा। ऐसा नहीं है कि एक बारी में सीधा हो गया, लेकिन कुछ फर्क दिखा उसमें चलने में। और इस ट्रीटमेंट से हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। उसका नाम है 12 लीवर 8 ADR, जो कि एक ही बारी का ट्रीटमेंट था। सनी 2 बार दिया, सिर्फ एक बार दिया। उसके बाद जब देखा तो हाथ बिल्कुल अच्छे से फ्री हुआ, वो हाथ पीछे ले जाने लगी। कमर में जो टेढ़ापन था, कमर का टेढ़ापन कम हुआ और चलने में फर्क आ गया उसके। इसका देखिए आप, इतना सिंपल ट्रीटमेंट, इतना अच्छा ट्रीटमेंट और इतने अच्छे रिजल्ट, कोई हम सोच भी नहीं सकता कि इतने छोटे ट्रीटमेंट से इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है हमारे को। लेकिन हाँ, गुरु जी की कृपा है कि कुछ भी संभव है। कुछ में असंभव नहीं है अगर गुरु जी की कृपा हमारे साथ है, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसके बाद हम देखेंगे कि जिन बच्चों के चेस्ट में पानी भरा हुआ होता है, सलाइवा ड्रूलिंग होती है, उनमें भी एडीके का बहुत अच्छा रोल है। और इसके साथ अगर हम एडीके भी देंगे और चेस्ट में पानी भरा हुआ है, सलाइवा रोलिंग है, तो वहां पर वन गैस ओनली 6 पॉइंट, वन गैस आई 6 पॉइंट देने से और अच्छा फायदा मिलेगा। और अगर यदि हमें देखे, हिस्ट्री में पता चल रहा है कि इसकी वायरल की हिस्ट्री है, इसकी लो इम्यूनिटी की हिस्ट्री है। वायरल का ये तो पेशेंट है, तो अगर हम इतने ट्रीटमेंट के साथ वायरल भी देंगे तो वायरल देने से भी वो बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ऐसा देखा गया है कि फॉलिक एसिड लगभग हर तरह के, मतलब जैसे ऑटिस्टिक या सीपी चाइल्ड वाले बच्चों में बहुत अच्छा कार्य करता है। और ये भी एक फाइंडिंग है विपिन सर की कि B12 जो है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। लेकिन जिन बच्चों को फिट्स आते हैं उनको B12 नहीं देना, क्योंकि कई बार होता है कि लेफ्ट फॉर को देंगे तो कई बार बच्चों को फिट्स आ जाते हैं उस समय। लेकिन फोलिक एसिड से ऐसा रिजल्ट नहीं देखे गए। फोलिक एसिड लगभग हर बच्चे में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि जो हमने देखा था अभी, पेन 8 राइट फार्को वाला ट्रीटमेंट, ये बहुत कम उम्र के बच्चों में नहीं देना। छोटे से ग्रोन अप बच्चे हैं, 5 साल 6 साल 10 साल वाले बच्चे, उनमें इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा पाया गया है। और एक और दिक्कत थी कि बच्चों को जब वह रात में सोते हैं तो उनको यूरिन की दिक्कत होती है, बेड वेटिंग की दिक्कत होती है। ऐसे में बच्चों को B12 के साथ ये B12 या अलग से न्यूट्रिएंट्स भी देंगे तो भी इनको लाभ होता है। हालांकि ट्रीटमेंट हमारे पास है अलग, नेकलेस भी है, टैंक भी है, लेकिन ऐसे बच्चों में ये ट्रीटमेंट करके ज्यादा अच्छा फायदा मिला है। फिर B12 दिया या न्यूट्रिएंट्स दिया तो वो वाला हिस्सा उनका थोड़ा सा अच्छा हुआ, स्ट्रेंथ मिली इस हिस्से को। और उनको जो दिक्कत है यूरिन की, यूरिन ना रोक पाने की, बेड वेटिंग की, उसमें उनको अच्छा लाभ दिखा। इसी के साथ साथ बच्चे जिन्हें पहले रिजल्ट आ रहा था और बाद में अचानक से रिजल्ट आना कम हो गया, ऐसे में एक चीज ये भी देखनी चाहिए, बच्चे की डाइट में कहीं कोई बदलाव तो नहीं हुआ, घर की स्थिति में कोई बदलाव तो नहीं हुआ। या कई बार ऐसा भी होता है कि कई बच्चों में ऐसा देखा गया है कि जब वह किसी नई जगह पर जाएंगे, ये कुछ ऐसा देखेंगे जो उनके लिए बिल्कुल नहीं है, तो उससे भी कई बार ब्रेन थक जाता है और वह चिड़चिड़े नजर आते हैं। क्योंकि जो हम अभी देख रहे हैं, इससे भी हमारी बॉडी की एनर्जी लगती है, ब्रेन थकता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी नई जगह पर जाएंगे,
तो ब्रेन को प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उस चीज के लिए कि हम नए नई जगह पे आए होंगे को ढलना पड़ेगा, बॉडी करती है हमेशा। हम अगर यहाँ पे बैठे हैं, अभी अपनी जगह पे बैठे हैं, अपने घर पर बैठे हैं, हम यहाँ से बिल्कुल अपोजिट जगह पर जाएंगे। मान लो यहाँ गर्मी है, मैं ठंड के इलाके में जाऊँ, तो बॉडी रिएक्ट करेगी करेगी, उसका तो अपना है ही, क्योंकि बॉडी को उस हिसाब से ढलना भी है। उस जगह पर जाकर भी बच्चा कई बार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है या उस जगह पर ढलने में टाइम लेता है, क्योंकि इसका सिम्टम ही है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि कहीं बच्चा घूमने गया हो, उसके बाद चिड़चिड़ा हो गया हो, तो इस चीज़ से भी हो सकता है वो। लेकिन उसका हमें फाइंडिंग जरूरी है कि ये हुआ क्यों है आखिर। कई बार ऐसा भी होता है, बच्चे को कुछ खाना खिला दिया, कुछ उसने आइसक्रीम खा ली, कुछ भाई वादी का खा लिया, इससे भी दिक्कत आ गई। लेकिन उसे घर वाले क्या बोलेंगे, हमने तो कुछ दिया ही नहीं जी, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है जी। तो उस जी को साइड करते हुए पहले उससे सख्ती से ही पूछ सकते हैं कई बार, कि बताते ही नहीं वो लोग इस चीज के लिए कि हमने कुछ किया भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता अगर हमने बोल दिया हाँ कि हमने किया है, तो यहाँ से डांट पड़ने वाली है। इस डर से भी लोग बताते नहीं है, इसके लिए हमें ध्यान रखना है। ऑब्जर्वेशन में ऐसा भी देखा गया है कि जिन बच्चों ने फल फ्रूट मिलेट्स ये जैसे अनाज खाए हैं, साथ ही वह नियमित रूप से फ्रेश एयर के संपर्क में आते हैं, उनमें भी रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा घर में बैठा रहे पूरे टाइम, वो घर में बैठा बैठा ही ठीक हो जाएगा। उसको कम से कम बाहर की फ्रेश एयर मिले। घर में बैठा है तो छत में जाए, छत में थोड़ी फ्रेश एयर ले, अपने आप को थोड़ा तरोताजा रखे। इन चीज़ों से भी बच्चे के हेल्थ, क्या हमारे खुद की हेल्थ पर फर्क पड़ जाएगा। व्यक्ति अगर अपने घर में चार दीवारें में बैठा रहेगा, तो वो तो एक कैद में तो है एक तरीके से, कि वो ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, ना बाहर की हवा अंदर आ रही है ना यहाँ से बाहर जा रही है, वेंटिलेशन कुछ है नहीं, पूरे टाइम एसी में रहेगा। तो उसको क्या ग्रोथ होगी, क्यों वो एक शरीर ढलेगा जब तक सर्वाइवल के लिए कुछ ऑप्शन ना मिले। यदि हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई गर्म जगह पर जाएंगे, तो हमारा शरीर जो है वो एक नए रूप से ढलता है, उस तरह से वो डेवलप भी होता है। इसलिए क्यों एक किसान का शरीर हमसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसको आदत है नई जगह पर ढलने की, अलग अलग जगह पर ढलने की। हम धूप में जाएंगे, हमारा शरीर नहीं झेल पाएगा। लेकिन अगर एक मेहनत करने वाला आदमी धूप में जाएगा तो वो उसको झेल लेगा, कि इसके शरीर को आदत है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा वो घर में बंद ना रहे, थोड़ा कॉन्टेक्ट में नेचर के भी, जितना वो नेचर कॉन्टेक्ट में रहेंगे उतना वो अच्छे रहेंगे। पूरा टाइम बंद रहना, मोबाइल चलाना, मोबाइल चलाए तो कुछ अच्छा देखे, पॉजिटिव देखे, कम से कम कुछ अंदर अच्छा तो जाए। इसी के साथ साथ जो बच्चे बोल नहीं पाते उनके लिए टू मेडुला तो देते ही हैं, लेकिन स्पिन मेडुला, नाइन मेडुला और फाइव मेडुला जो हमारी क्रेनियल में यहाँ पे काम करती हैं, से बच्चे में बोलने में फर्क आता है। और साथ में B12 और न्यूजीन्स जैसे ट्रीटमेंट, इन ट्रीटमेंट से ही बच्चों के स्पीच में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। इसके साथ एक और चीज बहुत ही ध्यान देने वाली है, हर पेशेंट के लिए, हर मरीज के लिए, जो भी कहें, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, WD एरिया में जो टॉक्सिन जमा हो रखे हैं, उसे क्लीन किए बिना किडनी क्लियर भी ज्यादा कारगर नहीं देखा गया है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स पर अपना लिया, कई सारे थेरेपिस्ट ने अपने कई सारे ऑटिस्टिक बच्चों पर अपना लिया कि न्यूजीन्स और किडनी क्लियर देने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसीलिए पहले 60 TF गॉल लीवर WD या 60 TF फिंगर WD न्यूक्लियर पॉइंट पर देने से, ये न्यूजीन्स देने के बाद WD एरिया क्लियर हो जाता है। और फिर जब उसके बाद हम किडनी क्लियर देंगे तो इन बच्चों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो बहुत सारे थेरेपिस्ट को मिला भी है। कि सिर्फ उन्होंने 100 फिंगर WD दिया, न्यूजीन्स दिया थैमस वाला, किडनी क्लियर देख के फिर हाफ के 40 सेकंड दिया, सब कुछ क्लियर किया, फिर उन्होंने टारगेट ट्रीटमेंट पर गए। उसके बाद बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और लॉन्ग लास्टिंग मिला। सबसे बड़ी बात है लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। ये नहीं है कि अभी दिया तो अभी तो शांत है, बाद में फिर वो हाइपर हो गया। लेकिन जब काम सीधा रूट कॉज पर हुआ, WD क्लियर हुआ, क्लियर करने के बाद वो टॉक्सिन को बाहर निकाला गया, उसके बाद जो उन्होंने टारगेट ट्रीटमेंट अप्लाई की है, तो बच्चा लंबे समय के लिए, यानी कि बहुत ही मतलब कहें तो 70-80 से भी ज्यादा 90% तक शांत हो गया, और वो आगे तक भी शांत ही रहा। तो हमेशा कभी इस पर ना जाए कि हम सिर्फ टारगेट ट्रीटमेंट देकर इसको शांत करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको विश्वास दिलाना है। जरूरी नहीं है कि हम उसको सिर्फ ट्रीटमेंट से विश्वास दिलाएं, बातों से भी विश्वास आ सकता है उसमें। हर चीज को जानने के बाद ही ट्रीटमेंट को देना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी ना करें इस चीज में, क्योंकि इसमें समय लगेगा ही लगेगा। इसको समझाना होगा। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, घर वालों के जो केयर टेकिंग है उससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा, उसी से ही आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखने के साथ साथ ही ट्रीटमेंट देने के उसको करें, पेशेंट को बुलाएं, फिर ट्रीटमेंट दें, क्योंकि सब चीज़ देखने के बाद ही ट्रीटमेंट का मजा ज़्यादा आएगा। इसी के साथ साथ हमारी जो ये श्रृंखला थी ऑटिज्म की, हालांकि ये श्रृंखला बहुत लंबी है, ये चाहे तो महीना 2 महीने में क्लास लेते रहेंगे तो भी ये टॉपिक बहुत ही वाइड है। लेकिन क्योंकि किसी भी थेरेपिस्ट को ये नहीं लिखना चाहिए
कि सिर्फ हम बेस ही बनाते रह जाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं आगे। कभी भी मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सिर्फ बेस बनाने से ही सब कुछ होगा। हमेशा याद रखना चाहिए ट्रीटमेंट सभी हैं, लेकिन पहले बेस बनाना जरूरी है। जब तक बेस नहीं बनेगा तक आगे का ट्रीटमेंट, उस पर नींव नहीं होगी, बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, और उसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बेस बनाइए, बेस बनाइए। लेकिन कई बार पेशेंट क्या होता है, थेरेपिस्ट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि आप तो कुछ बताते ही नहीं हो इसमें। लेकिन ट्रीटमेंट सारे हैं, उसको कब अप्लाई करना है वो बड़ी बात है, इसको समझना बड़ी बात है। इसी के साथ साथ हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में आ जाए। गुरु जी के लिए और अपने लिए दो शब्द बोलते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, मैजिक स्टार्ट हैपनिंग। आखिर जादू क्यों होते हैं? क्योंकि हमें खुद पर भरोसा है, खुद पर विश्वास है। हम क्या कहते हैं कि जादू हो गया। जादू इसीलिए भी हुआ क्योंकि हमारा विश्वास परमात्मा पे भी था, लेकिन खुद पर भी था कि मैं कर सकता हूँ। यदि पता चल जाएगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं, इस चीज का रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर गुरु जी को रिजल्ट मिला है, इनको रिजल्ट मिला है, तो मेरे को भी वो रिजल्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिल सकता? कितना मिलेगा? जब तक हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो मैजिक नहीं होगा, जादू नहीं होगा। इसीलिए पहले खुद पर भरोसा होना ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद। पर